लेंसकार्ट के आईपीओ के अंदर लिस्टिंग के बाद क्या करें, क्या इसको होल्ड करें, क्या इसको सेल करें, क्या इसके अंदर फ्रेश बाय कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। कितना आपके पास अलॉटमेंट आया, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। कितने अकाउंट से आपने अप्लाई किया था और कितना अलॉटमेंट आपके पास आया है। दोस्तों लेंसकार्ट का आईपीओ का अलॉटमेंट आ भी गया, लेकिन क्या आप सच बताओ तो अगर आपको मौका मिले तो आप अलॉटमेंट लेना चाहोगे? क्योंकि जैसे हमने ओरक्ला की लिस्टिंग देखी है उसके बाद कहीं ना कहीं एक डर बैठ गया कि यार उसके तो फाइनेंशियल्स अच्छे खासे थे, ठीक ठाक ग्रोथ थी, सब कुछ सही था, उसके बावजूद वहां पे लिस्टिंग हमको एकदम म्यूटेड देखने को मिली। तो लेंसकार्ट के अंदर तो ऑलरेडी काफी लोग जो है इतने ज्यादा बेयरिश थे, काफी ज्यादा फाइनेंशियल फंडामेंटल्स को लेकर इतना वो था, वैल्यूएशन 70,000 करोड़ मांग रखा था, ऑलरेडी जीएमपी ड्रॉप होते 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 अभी 6% 5% के आसपास चल रही है। तो इसके अंदर क्या लॉस भी हो सकता है या फिर क्या होगा? एक बात बताऊं मैं, जैसे ही लेंसकार्ट की लिस्टिंग हो जाएगी उस टाइम पे दो तरीके के लोग होंगे। एक वो होंगे जिन्होंने भरोसा करके आईपीओ को अप्लाई किया था, एक वो होंगे जो बोलेंगे देखो मैंने कहा था ना। आप कौन से ग्रुप में हो एक बार कमेंट जरूर करना। देखो सिंपल सी बात है, जोक्स असाइड, लेंसकार्ट के अंदर जब अपन ने अप्लाई किया था क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन काफी अच्छा था, 40 टाइम्स से ऊपर था, ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अच्छा था। एक जो कंपनी है वो ऐसे सेक्टर से आ रही है जहां पर इसके अलावा कोई और कंपनी ही नहीं है। मतलब इसके बाद अगर मैं सही बताऊं, अगर आप जयपुर में रहते हो तो हमें सिर्फ रवि भाई चश्मे वाले का नाम सुनने को मिलता है, उसी को हम जानते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं है जो आईवीआर सेगमेंट के अंदर हो। तो इसलिए अगर आप मुझसे पूछोगे कि अप्लाई करके गलत किया क्या, नहीं। और हाँ, मेरे को कोई पेमेंट नहीं मिला, मेरे को वैसे भी अप्लाई करना था, मैंने फर्स्ट डे पे अप्लाई बोल दिया था। तो ऐसा नहीं है कि यार इसको पैसे मिले। अगर आप कमेंट में लिखना चाहते हो तो पहले सोर्स बताना कि कहां से मिलता है, ताकि मैं भी अगर मांग सकूं तो मांग लूं। देखो हमने 5 साल से आईपीओ एनालाइज करते हुए आ रहे हैं, तो अगर लग रहा है कि अप्लाई है तो अप्लाई ही बोलेंगे। वहीं पे एक अभी बीच में आईपीओ आया था जिसके एक्चुअल में पैसे मिल रहे थे, वहां पर मैंने क्लियरली बोल दिया था कि मैं इसको कवर नहीं करूंगा और उसको अवॉइड भी दिया था। तो इसलिए एक चीज समझो, सिर्फ अक्यूज करने से कुछ नहीं होगा, एक डिसीजन स्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। अगर आपने वो डिसीजन अप्लाई कर लिया है तो उसको ओन करो और उस पर इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और सच बताऊं तो अगर मार्केट थोड़ा सा भी पॉजिटिव रहता है तो मुझे नहीं लगता अब तक नेगेटिव लिस्टिंग इसकी होगी। अभी तक मुझे इसका पॉजिटिव सेंटीमेंट ही लग रहा है। दोस्तों लेंसकार्ट के अंदर एक बात आपको सोचना चाहिए कि यार फाइनेंशियल्स वगैरह अच्छे हैं, लेकिन आपको पता है प्रॉफिट लास्ट टाइम पे ऑब्वियसली बढ़ाता है, अदर इनकम वगैरह वगैरह, ये ऑलरेडी एक स्टोरी होती है जो मैं रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी मैंने क्यों अप्लाई दिया, देखो मैंने और मल्टीपल ऑडियोज में अपने टेलीग्राम चैनल पे तो बताया, लेकिन मैं फिर से एक बार बता दूं कि मैंने अप्लाई इस वजह से दिया था क्योंकि लेंसकार्ट की स्टोरी अच्छी थी। जब भी किसी कंपनी की स्टोरी अच्छी होती है, जो कंपनी अपनी स्टोरी कन्वे अच्छे से कर सकती है, जो ये बता सकती है कि हम लोग कहां जाना चाहते हैं और कहां से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस कंपनी के अंदर मेरा चलो ना भी इंटरेस्ट हो, बट कहीं ना कहीं तो एक बड़ी कंपनीज होती हैं, सही से बताऊं तो जो क्यूआईबीज होते हैं, जो बेसिकली बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका एक इंटरेस्ट हमेशा ऐसी कंपनीज में बना रहता है। तो इस वजह से उस स्टोरी को सुन के क्यूआईबी भी आया है, आने वाले टाइम में जो इन्वेस्टर होंगे वो भी आएंगे। अब आप मुझसे पूछोगे यार उत्कर्ष लिस्टिंग के बाद क्या होगा? देखो लिस्टिंग के बाद स्टोरी और फंडामेंटल्स काम करते हैं, वहां पर टेक्निकल्स भी काम करते हैं। तो फंडामेंटल्स की अगर बात करोगे तो ऑब्वियसली हो सकता है थोड़े टाइम में इसको वापस लॉस देखने को मिले। रेवेन्यू ग्रोथ तो इसके अंदर होती रहेगी, प्लस इनका जो प्लान है, देखो इंडिया के बाहर जाके अगर ये कंपनी चल गई एक्चुअल में तो फिर ये वैल्यूएशन भी जस्टिफाई कर देगी, आने वाले टाइम में वेल्थ भी बना के दे देगी। बट अगर इंडिया के बाहर जाके ये कंपनी फेल हो गई, इंडिया में तो ये ऑलरेडी कर चुके हैं, इंडिया में आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ऑलमोस्ट सब इनका प्रोडक्ट भी यूज करते हैं, सब कुछ सही है, लेकिन बाहर जाके इनको कुछ कमाल करना पड़ेगा अगर इनको वैल्यूएशन जस्टिफाई करना है और आगे जाके बढ़ना है। इंडिया का जो 70-80,000 करोड़ का मार्केट है उसमें ऑलरेडी 80-90% की मोनोपोली लेके बैठे। बेसिकली यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है कि भाई ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी करना था और ऑलरेडी कर लिया, तो इसलिए कोई वो नहीं है। लेकिन जैसा कि इनके फाउंडर्स और मैंने मल्टीपल इंटरव्यूज भी देखे, तो उनका ये प्लान है कि आगे जाके फॉरेन के अंदर ये लोग जो है कमाल करें। तो अब वो देखने वाली बात हो जाती है, और वो कब देखेंगे, वो स्टोरी हो जाती है आने वाले 3 साल के बाद की। तब तक क्या मैं इसके अंदर इंटरेस्टेड हूं? मैं जनरली बताऊं नहीं हूं, क्योंकि मेरे को और भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज पता है जो सही वैल्यूएशंस पे मिल रही है। तो मेरे को ऐसा कोई मेरा वो नहीं है कि मैं इसी कंपनी से पैसा बनाऊंगा। मार्केट में 5000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है और उनमें बहुत ऐसी कंपनीज है जो वैल्यूएशंस और अपनी प्राइस सब कुछ जस्टिफाई करके सही वैल्यूएशन पे बैठी हुई है, तो मैं उनमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूं बजाय इसके। तो अब एक सवाल आ जाता है कि यार लिस्टिंग के बाद क्या करें? देखो कंपनी का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी कहीं ना कहीं रिव्यू में दे दिया था, ऑलरेडी आपने मल्टीपल सुन लिया था, इस वजह से मैंने थोड़ा सा एक रिफ्रेश अप्रोच अपनाई कि भाई कंपनी का ना बता के अराउंड क्या चल रहा है वो बता दूं। वहीं पे अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। आईपीओ इन्वेस्टर हो,
अगर ये कंपनी 10% से ऊपर लिस्ट होती है तो मैं इसके अंदर प्रॉफिट बुक करने की ही सोचूंगा। शॉर्ट से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, 10% से ऊपर लिस्ट होती है तो भी मैं प्रॉफिट बुक करने की सोचूंगा। क्या ये लिस्टिंग के बाद बढ़ सकता है? क्या डेफिनेटली बढ़ सकता है। रीजन मैं आपको बताता हूं। QIB 40 टाइम्स हुआ है, रिटेल के पास केवल 10% माल है, जिसको भी कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि भाई क्या होगा, तो वो जैसे ही अगर ये लिस्ट होता है तो वो सेल करने को दौड़ेगा। तो इसलिए हो सकता है उस टाइम पे जो ऑपरेटर है वो गेम करने की कोशिश करे, तो वो मैं ओपन टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे इस तरीके से अपडेट कर दूंगा। कई आईपीओ के अंदर हमने पहले भी देखा है, वैसा गेम इसके अंदर हो सकता है। और शॉर्ट टर्म में मैं कहूं एकदम स्विंग के पर्पज से इसके अंदर थोड़ा मोमेंटम भी आ सकता है। लेकिन अगर आप इस कैटेगरी के इन्वेस्टर हो जिसके पास आगे उसको आईपीओ लगाना है, देखो आगे आपको पता है कि 4-5 दिन में काफी अच्छा आईपीओ आ रहे हैं, तो इस वजह से आपके पास कैपिटल होनी चाहिए। तो अगर जो मैं कह रहा हूं कि ऑपरेटर गेम नहीं हुआ, या फिर ऑपरेटर ने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया, या फिर उसको माल मिल गया जितना उसको चाहिए था, तो हो सकता है कि ये या तो स्टैग्नेंट रह जाए या फिर गिर भी जाए थोड़ा बहुत। तो उस केस के अंदर आपके पास इतनी कैपिटल होनी चाहिए कि आप आगे आईपीओ लगा पाओ। अगर आपके पास वो कैपिटल नहीं है तो 10% के ऊपर आपकी एग्जिट बनती है। वहीं पे शॉर्ट से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, थोड़ा सा होल्ड कर सकते हो, तो 40-50% अपना जो है आप उसको रख के ट्रेल कर सकते हो। लेवल्स की बात कर लेते हैं। 450 या 440 के आसपास अगर ये लिस्ट होता है, या मैं कहूं 430 के ऊपर भी लिस्ट होता है, और मैं आईपीओ इन्वेस्टर हूं, रिस्क नहीं लेना चाहता, तो एग्जिट ही बनती है। वहीं पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, प्राइस बैंड यानी कि 402 ये आपका फाइनल स्टॉप लॉस हो जाता है। अब ये स्टॉप लॉस मैंने क्यों दिया, इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। जनरली मैं बताता नहीं, बट इस वीडियो में बताता हूं। हमेशा प्राइस बैंड जो होता है वो ऐसा लेवल है जिसपे कोई भी लॉस में भी नहीं है, प्रॉफिट में भी नहीं है, तो वहां तक एक बंदा होल्ड करता है। लेकिन अगर जैसे ही प्राइस बैंड के नीचे गया, वैसे ही एक पैनिक सेलिंग सी आती है कि यार अब जो है मेरे को लॉस होना चालू हो चुका है, 10, 20, 50, 100 जितने का भी होना, तो वहां से एक पैनिक सेलिंग आती है, तो वो आपका फिर बाद में एक रेजिस्टेंस बन जाता है। समझ रहे हो आपके भाई 400 के पास फिर पता क्या होगा, जिन्होंने होल्ड कर लिया वो 380, 390, 360 तक अगर होल्ड कर लिए, तो अचानक से जब 400 के पास आएगा तो उनको लगेगा यार मेरा पैसा रिकवर हो रहा है, बराबरी में आ रहा है, तो मैं इसको सेल कर देता हूं, मैं इस बला से परे होता हूं। तो इस वजह से 400 इसका एक्चुअल स्टॉप लॉस हो जाता है शॉर्ट से लॉन्ग टर्म के लिए। देखो सिंपल सी बात है, अगर लेंस कार्ड की बात की जाए, वैल्यूएशन वगैरह सब हमको पता है, ये सारी बातें तब हो रही है जब हम एक स्विंग का पर्सपेक्टिव ध्यान रख रहे हैं। देखो अगर आप ये सोचोगे कि यार ये क्या इसके अंदर वैल्यू है, क्या क्या ये मेरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का जो एक वो रहता है कि मैं एक वैल्यू वाला शेयर लूं, वो है क्या? वो नहीं है। इस कंपनी के अंदर वैल्यूएशन शुरू से अपन को पता है कि बढ़े हुए हैं। ये सिर्फ बातें हो रही है स्विंग के पर्पज से। स्विंग के पर्पज से जिसको भाई अगर 5-10% का जिसको प्रॉफिट हो जाए तो इतना फर्क भी नहीं पड़ता। तो इस वजह से वो सोच रहा है कि यार मैं 400 का स्टॉप लॉस लेके इसको कहीं ना कहीं थोड़ा 460, 470 के टारगेट के लिए चेस करूं, उसके लिए ये बातें हो रही है। तो मुझसे पर्सनली पूछोगे, अगर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आईपीओ इन्वेस्टर हूं, मेरे को रिस्क नहीं लेना, मैं जितने पे ये लिस्ट होगा 440, 450, 430 वहां पर कहीं ना कहीं एग्जिट लूंगा। शॉर्ट से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, जिसको थोड़ी सी रिस्क पसंद है, जो ले सकता है, जिसके पास आगे आईपीओ लगाने के पैसे हैं, वो 400 का स्टॉप लॉस रख के इसको 460, 470 के टारगेट के लिए चेस कर सकता है। ये सभी लेवल है। अभी आपको पता है मार्केट कितना ज्यादा वॉलेटाइल हो रखा है, हमने ओरकला के अंदर भी देख लिया। इनके अंदर कुछ भी चेंजेस होते हैं ओपन टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट कर दूंगा, तो उसको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करके रख लो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे किसी और वीडियो में।